नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आधुनिक भारत की क्लास संख्या 3 में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, पिछली क्लास में हम बहादुर शाह की चर्चा कर रहे थे। टॉपिक कुछ लंबा इसलिए हो गया क्योंकि बहादुर शाह जब गद्दी पर बैठा तो उसके इर्द गिर्द बहुत समस्याएं थी। वो समस्याएं आगे बहुत बढ़ जाएंगी, आने वाले लोगों के लिए वो संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन इसने बहुत हद तक चीजों को संभाल कर रखा था। एक और मैंने डिफरेंट ताकतों के साथ बहादुर शाह के संबंध आपको बताए थे। एक चीज और देख लीजिए, बहादुर शाह और जाट। देखिए, जाट दिल्ली और मथुरा के आसपास के आसपास ये एक एग्रीकल्चर, एक फार्मिंग सोसाइटी थी के आसपास एक कृषक समुदाय था। और औरंगजेब की नीतियों के कारण इन लोगों ने बगावत की। औरंगजेब की नीतियों के कारण ये लोग बगावत करते हैं। सबसे पहले जो बगावत हुई वो मथुरा के गोकुल जाट ने। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के कारण बगावत हुई। और बगावत करने वाले जो पहला शख्स थे, गोकुल और तिलपत जाट का नाम आता है। ये मथुरा के आसपास के गोकुल और तिलपत जाट, ये जो बगावत हुई मथुरा के गोकुल और तिलपत जाट, इनके द्वारा होती है। मथुरा के गोकुल और तिलपत जाट के द्वारा ये बगावत, ये मानिए कि औरंगजेब ने दबाई। औरंगजेब ने इंसान दबाए, वो बगावत नहीं दबा पाया। वो बगावत नहीं दबा पाता है, इस बगावत को वो दबा देता है। जब इस बगावत को उसने दबा दिया है, बाद में राजा राम और राम चेरा, राजा राम और राम चेरा, राजा राम और राम चेरा कौन बगावत करते हैं? राजा राम और राम चेरा ने बगावत की। ये वही राजा राम थे, राजा राम और राम चेरा ने बगावत की। भैया, ये वही राजा राम हैं। इन्होंने सिकंदरा में अकबर की कब्र को नुकसान पहुंचाया था, बदला लेने के लिए। जो भाई, अकबर की कब्र कहां है? सिकंदरा में। अकबर की कब्र को नुकसान पहुंचाया। एक पॉइंट आप यहां याद रखिए,
अब गद्दी पर बैठे चूड़ामन सिंह। तो जो बहादुर शाह के कॉन्टेम्परेरी हैं, जो बहादुर शाह के समकालीन थे, उस समय जाट नेता चूड़ामन सिंह थे। बहादुर शाह के समकालीन बहादुर शाह के समकालीन जो थे वो कौन थे? चूड़ामन सिंह थे। जाट नेता चूड़ामन सिंह थे और ये दोस्त थे इनके। भाई मैंने आपको कहा ना कि ये एक ऐसा आदमी था जिसने संबंध स्थिर रखे। औरंगजेब के समय तो बहुत मामला खराब हो गया था, इसने बड़ी चालाकी दिखाई और उन संबंधों को ये सुधारता चला गया। एक लास्ट पॉइंट बहादुर शाह के बारे में ये है कि बहादुर शाह के दरबार में बहादुर शाह के दरबार में डच शिष्टमंडल भारत आया था। डच शिष्टमंडल भारत आया था। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि जो डच हैं वो कहां के निवासी थे? डच जो हैं वो हॉलैंड के निवासी थे। डच जो हैं ये हॉलैंड के निवासी हैं। कहां के निवासी थे? डच जो हैं वो हॉलैंड के निवासी थे। ठीक है, डच हॉलैंड के निवासियों को कहा जाता है। और इनका स्वागत, इसकी प्रेमिका थी ये, इनका स्वागत जूलियाना नामक एक स्त्री ने करवाया था। जूलियाना ने करवाया था। जूलियाना ने करवाया था। ये जूलियाना जो है वो बहादुर शाह प्रथम की प्रेमिका थी। देखिए यह एक पुर्तगाली महिला है, ये एक पुर्तगाली महिला थी। ये सवाल पूछा गया है कि इसी की उपाधि क्या थी? इसी की उपाधि है बीबी कोमा फिदवा। कई बार बीबी फिदवा एक साथ लिख देते हैं जो कि गलत है। बीबी अलग उपाधि है, फिदवा एक अलग उपाधि है ना। बीबी एक अलग उपाधि है और फिदवा जो है वो एक अलग उपाधि है। तो इसकी उपाधि थी क्या? बीबी फिदवा। बीबी फिदवा जो है इसकी उपाधि है। आइए 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हुई। वर्ष 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हुई। जैसा कि तय था बेटे आपस में लड़ेंगे। मुगलों के पतन की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि देयर इज नो फिक्स रूल रिगार्डिंग द सक्सेसर्स। अब आप सबके लिए दरवाजे खोल गए तो वो तो लड़ेंगे। अगर आप सबके लिए ही दरवाजे खोल गए हो तो 100% वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ठीक है, देखिए, और उसके जो पुत्र हैं, उसके पुत्र आपस में लड़े। कौन से पुत्र थे? जहांदार शाह, जहान शाह, अजीमुस शान और रफीउस शान।
लड़े। एक लड़का था जहादार शाह। जहादार शाह। एक लड़के का नाम था जहान शाह। जहान शाह। एक लड़का था अजीम उस शान। अजीम उस शान। थोड़ा सा चीजों को आत्मसात करके पढ़ो, इनहर्टेड होके इतिहास को समझने की कोशिश करो। मैं ये तो नहीं कहता कि सारे सवाल इतिहास से ही आते हैं, लेकिन जितने भी आएंगे सही करके आओगे। और जब पेपर आता तो उसमें एक एक सवाल की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा होती है। एक एक सवाल की इंपॉर्टेंस भी आप जानते हो कि कितनी ज्यादा होती है ना। देखिए, अजीम उस शान और एक लड़का था रफी उस शान। उत्तराधिकार के इस झगड़े में जहादार शाह की जीत हुई। और ये झगड़ा इतना खतरनाक था कि जो बहादुर शाह है वो पड़ा रहा मरने के बाद, पर उसके लड़कों ने उसे दफनाया ही नहीं, है ना। और वो झगड़े में उलझ गए। लेकिन झगड़ों में उलझने के बाद इतनी हालत खराब हो गई कि उन्होंने अपने पिता को दफनाना भी उचित नहीं समझा। और सत्ता एक ऐसी ही चीज है, इसमें जहादार शाह की जीत हुई। इसमें जहादार शाह की जीत होती है। इसमें जहादार शाह की जीत हुई। और इस जीत में साथ दे रहा था। क्यों जीत गया? क्योंकि उस समय के एक नेता, ईरानी नेता, क्योंकि मुगल दरबार में उस समय गुट थे। एक मिनट आप समझिए, देखो नोट करके लिखना। मैंने आपको याद करो, जब मैंने ये पढ़ाया था कि मुगल दरबार की गुटबंदियां भी मुगलों के पतन के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार थी। तो उस समय मुगल दरबार में कुछ गुट थे। उस समय मुगल दरबार के गुट देखिए, ताकि आपको ये पता हो कहानी आगे। दादा, एक गुट था शिया मुसलमानों का, एक गुट था सुन्नी मुसलमानों का, एक गुट था उन लोगों का जो या तो बहुत पहले भारत आ गए थे या नए नए मुसलमान बने थे अभी। एक थे कन्वर्टेड मुस्लिम्स का। इनका एक गुट था। तो जो शिया मुसलमान हैं, आज भी आप देखेंगे ईरान में सबसे ज्यादा हैं। इस गुट को ईरानी ग्रुप कहा करते थे। कौन सा ग्रुप? ईरानी ग्रुप। ये तुरानी ग्रुप है। तुरानी ग्रुप। और ये गुट था आपका हिंदुस्तानी गुट। ईरानी ग्रुप का एक प्रमुख नेता है जुल्फिकार खां, जिसने जहादार शाह की मदद की। जुल्फिकार खां औरंगजेब के समय से ही ताकतवर आदमी था एडमिनिस्ट्रेशन में। इसने की थी जहादार शाह। इसमें थे जुल्फिकार खां और उसका पिता असद खां। असद खां और एक था जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां। तुरानी ग्रुप में निजाम उल मुल्क जैसे नेता थे। ये वही निजाम उल मुल्क है जो मुगल बादशाहों से बगावत कर हैदराबाद को अलग कर लेगा। बड़ा योग्य आदमी था निजाम उल मुल्क। इसे चिनकिलिज खान भी कहते हैं। और भैया आगे आप पढ़ोगे, इसमें थे सैयद बंधु। सैयद बंधु, है ना। हसन और हुसैन, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली जो थे। तो ये याद रखना, अब्दुल्ला खां और हुसैन। अब्दुल्ला खां उसकी उपाधि है हसन की। हसन और हुसैन दो भाई थे इसमें। तो जहादार शाह की जीत हुई और इस जीत में जुल्फिकार खां के सहयोग से, जुल्फिकार खां के सहयोग से
किसके सहयोग से? जुल्फिकार खां के सहयोग से जीत होती है। मेरे प्यारे साथी, अब जो भी गुट सपोर्ट करके किसी आदमी को बादशाह बना देगा तो आपको नहीं समझ में आता कि वो गुट उससे फिर फायदा चाहेगा। भाई हमने तुम्हें सपोर्ट किया तो हमारी ये तो इच्छा होगी ना तुम हमारा सपोर्ट करो। बस यही गुटबंदी बढ़ जाती थी। अब बादशाह मान लो एक गुट का सपोर्ट करे, बाकी गुट अगेंस्ट हो जाएंगे, बादशाहों के कत्ल होने शुरू हो गए सहयोग से। देखिए हेडिंग डालिए जहादार शाह। जहादार शाह, जहादार शाह 1712 से 1713 तक। इसे लंपट मूर्ख की संज्ञा दी जाती है। जैसा ये आदमी है इसे लंपट मूर्ख कहा गया है। इसे लंपट मूर्ख कहा गया है। उसे क्या कहा गया था? बहादुर शाह को शाह ए बेखबर क्या कहा गया था? शाह ए बेखबर। इसे लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई है, लंपट मूर्ख कहा गया है। सत्ता की वास्तविक कमान, बिल्कुल दिमाग में एकदम बात आनी चाहिए कि ऐसा ही होगा। इसमें सत्ता की जो वास्तविक कमान है नो डाउट वो जुल्फिकार खां के हाथों में रहेगी, क्योंकि वो जुल्फिकार खां के सपोर्ट से ही जीता है। ठीक है, सत्ता की वास्तविक कमान जुल्फिकार खां के हाथों में थी। जुल्फिकार खां के हाथों में थी। किसके हाथों में थी? जुल्फिकार खां के हाथों में। हाथों में थी। जुल्फिकार खां के बारे में हमने आपको कुछ बातें बताई हैं। ईरानी गुट का नेता था, ईरानी ग्रुप का नेता है। मीर बख्शी के पद पर था। मीर बख्शी के पद पर था। एक बार सवाल यह पूछा गया था कि मुगलों में एक पद हुआ करता था जिस पद का नाम मीर बख्शी है, ये मीर बख्शी का पद क्या था? तो आपको बताना है कि मीर बख्शी शब्द का अर्थ होता था चीफ मिलिट्री कमांडर। मीर बख्शी अर्थात सर्वोच्च सेनापति। सर्वोच्च सेनापति। एक सवाल पीछे से पूछा था कि इसने भी, एक व्यक्ति था सुभाष चंद्र, करप्ट आदमी था, उसके हाथों में कमान संभाली। इस पर एक हिंदू सुभाष चंद्र का प्रभाव था। इस पर एक हिंदू, इस पर एक हिंदू सुभाष चंद्र का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? सुभाष चंद्र का प्रभाव था। इसने बहुत कोशिश की चीजों को संभालने की, लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो गुटबंदी। काम भी करना और खुद को बचाना। खुद को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हालांकि इसने गिरते हुए राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए साम्राज्य का रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश की, पर जाने अनजाने में इसने इजारेदारी व्यवस्था को बढ़ावा दे दिया। अब हमारा सवाल यह था, इजारेदारी व्यवस्था क्या होती है? इजारेदारी व्यवस्था का अर्थ है लगान को ठेके पे वसूल करवाना। एक क्षेत्र है, वहां से 200 रुपए लगान आता है, तो नीलामी लगाई जाएगी कि भाई 200 रुपए तो ये आदमी दे रहे थे, कोई है जो 200 रुपए से ऊपर दे।
किसी ने कहा जी मैं 250 रुपये दे दूंगा, किसी ने कहा जी मैं 300 रुपये दे दूंगा, इस तरीके से। तो जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसी को लगान वसूल करने का अधिकार दे दिया जाता था। इससे शोषण बढ़ता था, शोषण से बगावतें, और जब जब बगावतें होती थी तो स्थानीय ताकतें मजबूत हो जाती थी। इसने राजस्व वसूली में एक परंपरा थी इजारेदारी व्यवस्था को क्या दे दिया? बढ़ावा। और उससे साम्राज्य की कुछ हालत सुधरी पैसे की, लेकिन जनता पिस गई। जनता ने बगावतें की। स्थानीय नेता तैयार थे कि आओ हमारे पास, लड़ते हैं मुगलों से। हाँ जी, जहादार शाह के बारे में एक खास बात और यह है कि इस पर एक महिला का प्रभाव था। यह सवाल पूछा गया है। इस पर एक नर्तकी लाल कुंवर का प्रभाव था। लाल कुंवर का प्रभाव था। और जब लाल कुंवर का इस पर प्रभाव है तो लाल कुंवर, देखो, एक बादशाह हुआ जहांगीर। जहांगीर के सामने एक नूरजहां थी। नूरजहां वाज इंटेलिजेंट लेडी। लाल कुंवर इतनी तेज नहीं थी, लेकिन वो नूरजहां बनना चाहती। यह जहादार शाह की प्रेमिका है। जहादार शाह की प्रेमिका। और इसी को बैड वर्जन ऑफ नूरजहां कहा जाता है। इसी को नूरजहां का घटिया संस्करण, क्या कहते हैं? नूरजहां का बैड वर्जन कहते हैं। बैड वर्जन ऑफ नूरजहां। क्या कहते हैं? इसी को नूरजहां का घटिया संस्करण कहा जाता है। ठीक है, चलो अब सवाल यह है कि गुरुजी उनका क्या हुआ? इसके पिता थे बहादुर शाह। कि बहादुर शाह जिन स्थानीय ताकतों को बैलेंस कर गए थे, क्या वो फिर से खड़ी हो गई? ये नहीं संभाल पाया, उनका क्या हुआ? देखिए, इसने राजपूत शासक जय सिंह को सवाई राजा की उपाधि, इसकी उपाधि दी सवाई राजा की उपाधि, और अजीत सिंह को महाराज की उपाधि। अजीत सिंह को महाराज की उपाधि। मेरी बात को ध्यान से समझो। जो मराठे थे वो 2 कर वसूलते थे।
एक कर होता था चौथ और एक कर होता था सरदेशमुखी। दोनों में अंतर क्या है? चौथ का अर्थ यह होता था कि मराठे तुम पर हमला नहीं करेंगे, इस बात के लिए तुम स्वतः ही एक टैक्स दो। एक कर होता था सरदेशमुखी कि तुम ये स्वीकार करो कि छत्रपति तुम्हारे देशमुख हैं, तुम सबके। तो चौथ और सरदेशमुखी कर वसूले जाते थे। चौथ वसूल करना मराठों का मुगलों की इमेज के लिए बड़ा घातक था। मुगल क्षेत्र से अगर मराठे चौथ वसूल करके ले जाते थे तो वो मुगलों को नागवार गुजरता था, और चौथ जो है वो मराठों की नाक बन गया था। अगर हम मुगलों के क्षेत्र से चौथ वसूल करके ला रहे हैं तो फिर सत्ता हमारी है, मुगलों की नहीं। चौथ वसूली को मुगल बादशाहों ने कभी भी स्वीकार नहीं किया, लेकिन जहादार शाह ने मराठों को चौथ वसूल करने का अधिकार दिया। जहादार शाह ने मराठों को चौथ वसूल करने का अधिकार दिया। क्या दिया जी? चौथ वसूल करने का अधिकार। लेकिन इसमें एक शर्त लगा दी। शर्त यह थी कि वसूली मुगल अधिकारी करेंगे, दे तुम्हें देंगे, तुम किसी के दरवाजे पर नहीं खड़े होगे मराठे जाके, क्योंकि लोगों का मराठी खड़े हो जाएंगे तो लोगों को क्या लगेगा, क्या लगता है मराठों का राज आ गया। बोले मैसेज ये जाना चाहिए कि राज मुगलों का ही है। शर्त ये थी कि इसकी वसूली मराठे, इसकी वसूली मुगल करेंगे। वसूली मुगल ही करेंगे। वसूली कौन करेंगे? इसकी मुगल ही करेंगे, ये शर्त लगा दी गई थी। तो अब कहानी क्या है, एक मिनट के लिए आप एक चीज समझिए। इसके पिता जो थे, ये जो जहादार शाह हैं, ये चार भाई हैं। एक था जहादार शाह, एक था जहान शाह, एक था अजीमुशान, एक था रफीउशान। जब ये झगड़ा हो रहा था कि गद्दी कौन हासिल करेगा, पिता मरे पड़े हैं, गद्दी कौन हासिल करेगा, इस झगड़े में अजीमुशान मार जाता है। अजीमुशान का एक पुत्र है। दो बात रखिए कि इसके जो अजीमुशान है दोस्तों, इसके दो कृपा पात्र हैं, दो कृपा पात्र हैं। कौन कौन? अब्दुल्ला खां, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। ये इन्हीं को हम सैयद बंधु कहते हैं, किंग मेकर्स। ये दो भाई इसके कृपा पात्र थे। अब्दुल्ला खां का वास्तविक नाम हसन अली था। ये दो भाई थे, हसन अली और हुसैन अली। हसन अली की उपाधि थी अब्दुल्ला खां, छोटे वाले उसका नाम था हुसैन अली। क्या नाम था? हुसैन। तो ये दो कृपा पात्र हैं इसके। और अजीमुशान का एक पुत्र है, पुत्र का नाम फर्रुखशियर है। इनका एक पुत्र था जिसका नाम फर्रुखशियर है। जब फर्रुखशियर को यह पता चला कि मेरे पिता की तो हत्या कर दी गई है, तो फर्रुखशियर आत्मग्लानि से भर गया और कहते हैं वो मरने लगा कि मैं तो आई विल कमिट द सुसाइड, में आत्महत्या करूंगा। तभी अजीमुशान के दो कृपा पात्र जो सैयद बंधु, जिनका नाम है अब्दुल्ला खां, हुसैन अली, वो कहते हैं कि क्यों मर रहे हो आप? बोले हमारे पिता को मार दिया गया, आप हमारे लिए जीवन में बचा क्या? बोले आप परेशान मत हो, हम अपने मालिक का कर्ज उतारेंगे, हम तुम्हें गद्दी पर बिठाएंगे। इन दोनों भाइयों ने पता नहीं कैसे जुल्फिकार खां को इतना भड़का दिया, इतना अपने प्रभाव में ले दिया कि 1713 में जुल्फिकार खां ने जहादार शाह की हत्या कर दी। इस हत्या में रोल किनका था? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। हाँ, जहां एक चीज और याद रखिए कि खफी खां ने साफ कहा था कि
ये जो समय है ना जहादार शाह का, ये जनता के लिए है ही नहीं। ये समय जनता के लिए अच्छा नहीं है। ये तो नाचने गाने वाले लोग हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। ठीक है, नाचने गाने वाले लोग हैं, कोई हिजड़े हैं, चारण हैं, उनका समय ज्यादा अच्छा है। तो अब होता क्या है कि वर्ष 1713 में जहादार शाह की हत्या जहादार शाह की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। जहादार शाह की हत्या जुल्फिकार खां के द्वारा कर दी गई। जुल्फिकार खां के द्वारा। और इसमें पूरी तरीके से सैयद बंधुओं का पूरा रोल था और फर्रुख शेर नया बादशाह बनाया। इसमें ऐसे लिख सकते हो आप, सैयद बंधुओं के सहयोग से। सैयद बंधुओं के सहयोग से। ठीक है, और फर्रुख शेर नया बादशाह बना। क्या बनता है? फर्रुख शेर बादशाह बना। याद रखना, इतिहासकार खफी खान ने कहा है कि जो नया शासन काल है, चारण, गायक, नर्तक और हिजड़ों के लिए गोल्डन एरा है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आई। हमारा अगला बादशाह होगा फर्रुख शेर, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, नमस्ते।